जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप मीन्स सीनरी, लेकिन यहाँ पर सीनरी किसकी है? सोल यानी आत्मा की है। टाइटल थोड़ा सा और जो लेसन है उनसे अलग है, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। स्लाइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कंपैरिजन किया गया है चाइनीज़ पेंटिंग का और यूरोपियन पेंटिंग का। दिस चैप्टर इज़ अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ यूरोपियन एंड चाइनीज़ पेंटिंग। दिस चैप्टर हैज़ 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ डिस्कशन। जो पेंटिंग्स के 3 एरियाज पर इस लेसन में डिस्कस किया गया है। जो चाइनीज़ पेंटिंग्स होती हैं उसमें व्यूवर्स का यानी जो उन पेंटिंग्स को देखते हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, और चाइनीज़ पेंटिंग्स पेंटर्स अपनी पेंटिंग में व्यूवर्स को इनर एंड स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाते हैं। यानी उस पेंटिंग में एक हिडन मीनिंग होता है, और उस हिडन मीनिंग को जानने के लिए व्यूवर्स को यानी जो उस पेंटिंग को देख रहे हैं उनको उसका एक जर्नी करनी पड़ती है, एक उनको यात्रा करनी पड़ती है अपने मेंटल लेवल पे, ताकि वो उस पेंटिंग के बारे में सही जान सके। जबकि आप सामने देख रहे हैं यूरोपियन पेंटिंग्स होती हैं। यूरोपियन पेंटिंग में जो कुछ भी है बना हुआ है दैट इज़ ऑल इन ऑल, वही सब कुछ है। जो एक्चुअल व्यू है वही उसका मीनिंग भी वही है, यानी उसमें कोई हिडन मीनिंग नहीं होता है। अब हम आगे की स्लाइड में चाइनीज़ पेंटिंग को थोड़ा डिटेल में समझेंगे और यूरोपियन पेंटिंग को भी, ताकि आपको लेसन को समझना बहुत ही आसान हो जाए। स्लाइड में चाइनीज़ पेंटिंग है। जो ये चाइनीज़ पेंटिंग होती हैं ये जैसी दिखाई देता है वैसा इनका मीनिंग नहीं होता है। व्यूअर्स को इन पेंटिंग्स को समझने के लिए उन पेंटिंग्स में एंटर होना पड़ता है, उसमें ट्रैवल करना पड़ता है, ताकि वो उस पेंटिंग की सोल यानी उसके मैसेज तक पहुंच जाएं। और जो पेंटर होता है वो चाहता है कि जो व्यूअर्स हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे। ऐसा नहीं कि बस हाँ देखा और समझ में आ गया, नहीं, उसको फिजिकली और मेंटली भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब सामने स्लाइड में देखिए, देखने पे लग रहा होगा कि कहीं पर कोई शायद फॉरेस्ट बना हुआ है या माउंटेन है, या ये जो वाइट दिख रहा है यहाँ पे हो सकता है आइस हो, या कहीं पर कोई ऐसा ध्यान से देखें तो लगेगा कि कोई रिवर हो। यानी कोई भी चीज़ इस पेंटिंग में क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। कुछ मैंने इसमें राउंड सर्कल, कुछ सर्कल भी लगाए हैं, जैसे रेड सर्कल है, येलो सर्कल है, कहीं पर डॉट भी लगाए हैं कि उन चीज़ों को, यदि उन पॉइंट्स को हम ध्यान से देखें तो वो वैसी नहीं है जो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो चाइनीज़ पेंटिंग्स होती हैं वो पेंटिंग्स कैसी होती हैं, उसमें जो एक्चुअल जो व्यू दिखाई दे रहा है वो वैसा नहीं होता है। उस व्यू को समझने के लिए जो व्यूअर्स हैं उनको फिजिकली और मेंटली उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। जबकि यूरोपियन पेंटिंग में क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यूरोपियन पेंटिंग्स जैसा आप सामने देख रहे हैं कि जो होता है वही दिखाई देता है। पीछे रिवर है, फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, बिल्डिंग है, तो वो वही है, उसका कोई सेकंड मीनिंग नहीं है, उसका कोई हिडन मीनिंग नहीं है। जो यूरोपियन पेंटिंग्स होती हैं रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू ऑफ एन एक्सटर्नल रियल ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है यानी जो जैसा दिख रहा है वो सीन है वो वैसा ही होता है। देयर इज़ नो हिडन मीनिंग इन दिस टाइप ऑफ पेंटिंग्स, यानी यूरोपियन पेंटिंग्स में कोई भी हिडन मीनिंग नहीं होता है। और अब हम जब चाइनीज़ और यूरोपियन पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा जान चुके हैं तो लैंडस्केप ऑफ द सोल टाइटल को भी जस्टिफाई करते हैं कि लैंडस्केप ऑफ द सोल इसका टाइटल क्यों रखा गया है, या यहाँ पर सोल का लैंडस्केप क्यों बनाया गया है, क्यों कहा गया है। जो चाइनीज़ पेंटिंग्स होती हैं या आप सामने देख रहे हैं चाइनीज़ पेंटिंग को, तो
वो एक जर्नी थ्रू आइज टू सोल होती है। वो एक ऐसी यात्रा होती है कि आप जब पेंटिंग को देखेंगे फिर उसके जो हिडन मीनिंग को समझेंगे, और वो कब समझेंगे, जब हम अपने सोल या अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है उससे उस पेंटिंग में इन्वॉल्व होंगे। ये जो पेंटिंग्स होती हैं ये स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल होती हैं। स्पिरिचुअल, उनमें एक सोल इन्वॉल्व होती है। चाइनीज़ आर्टिस्ट या पेंटर्स या चाइनीज़ पेंटिंग्स होती हैं, उसमें आर्टिस्ट ये चाहता है कि जो व्यूअर हैं, जो उस पेंटिंग को देख रहे हैं, टू एंटर हिज माइंड रादर देन बोरोइंग हिज आइज, कि वो अपने माइंड से उस पेंटिंग में एंटर हों बजाय अपनी आइज़ को इस्तेमाल करने के। दिस रिक्वायर बोथ फिजिकल एंड मेंटल पार्टिसिपेशन। ऐसा करने के लिए, किसी भी पेंटिंग के हिडन मीनिंग तक पहुंचने के लिए जो व्यूअर है उसको अपना फिजिकल पार्टिसिपेशन भी चाहिए पड़ता है और मेंटल पार्टिसिपेशन भी चाहिए पड़ता है। अब ये चाइनीज़ पेंटिंग है जो आप सामने देख रहे हैं, तो लग रहा है कि हाँ इसमें एक कहीं कुछ ग्रीन है तो वो डेफिनेटली वो फॉरेस्ट ही होगा, जो वाइट है या तो रिवर होगी या आइस होगी, या कहीं कहीं पर कुछ ऐसा लग रहा है कि ये हिली एरियाज़ हैं या बर्ड्स हैं। लेकिन जब व्यूअर उसको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ में और बहुत ही डेप्थ से उसको देखेंगे तो पाएंगे कि इनका मीनिंग कुछ और है, या ये जो पेंटिंग है जिस मैसेज को वो यदि फिजिकली देख रहे हैं तो वो मैसेज जब स्पिरिचुअली उसमें इन्वॉल्व होंगे, जब उसमें अंदर तक इन्वॉल्व होंगे तो वो मैसेज वैसा नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि ऑल एनिमल्स लिव एट फिजिकल लेवल। जो एनिमल्स हैं वो फिजिकल लेवल पे एनिमल्स हैं, उनको जो दिखाई देता है वही वो समझते हैं, लेकिन एक इंसान जो है वो लीड्स अ ड्यूअल लाइफ बोथ एट फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लेवल। एक इंसान की दोहरी जिंदगी होती है, वो फिजिकल लेवल पे भी होता है और स्पिरिचुअल लेवल पे भी होता है। सो द टाइटल हाईलाइट्स मैन्स इनर डिवाइन ब्यूटी। इसलिए जो इसका टाइटल है लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये जो ह्यूमन बीइंग है उनकी इनर डिवाइन ब्यूटी, कि वो फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं तब कोई पेंटिंग या कोई भी सीनरी है, कोई भी लैंडस्केप है, उसका जो मीनिंग होता है जब वो मेंटली उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो उससे टोटली डिफरेंट हो जाता है। सो जो लैंडस्केप है इज़ नॉट अ कॉपी ऑफ रियल लैंडस्केप, इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इनर रियलिटी, स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। राइटर ने चाइनीज़ और यूरोपियन पेंटिंग्स के डिफरेंस को समझाने के लिए बहुत ही अच्छी एनेक्डोट्स का यानी शॉर्ट स्टोरीज़ आपके लिए बताई हैं, जिनको पढ़ने के बाद में आपको यूरोपियन और चाइनीज़ पेंटिंग्स के आइडियाज़ कि चाइनीज़ पेंटिंग कैसी होती है और यूरोपियन पेंटिंग कैसी होती है आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा। लैंडस्केप ऑफ द सोल लेसन को पढ़ने से पहले हम लेसन की राइटर के बारे में भी जानते हैं। ये है नैथली ट्रोवेरॉय। शी इज़ एन आर्ट हिस्टोरियन, यानी वो आर्ट की हिस्ट्री के बारे में लिखती हैं। शी इज़ द वाइफ ऑफ बेल्जियन एम्बेसडर टू इंडिया। शी होल्ड्स अ मास्टर्स डिग्री इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्कियोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर्स डिग्री की है हिस्ट्री ऑफ आर्ट में, यानी जो जिस तरह से हम लेसन में पढ़ रहे हैं कि चाइनीज़ पेंटिंग्स किस तरह की होती हैं, यूरोपियन पेंटिंग्स कैसी होती हैं, तो आर्ट की हिस्ट्री के बारे में और आर्कियोलॉजी के बारे में इन्होंने मास्टर्स डिग्री ली है, नैथली ट्रोवेरॉय। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल। ये लेसन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये आपको आर्ट यानी कला जगत की जानकारी देता है। आर्ट कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और जो पेंटिंग्स हैं वो क्या कहती हैं, एक्चुअल में उनका मीनिंग क्या होता है, ये लेसन आपको बताता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन सबसे पहले वही आपको कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस दिए गए हैं। इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये वर्ड्स जहाँ पर भी आएंगे हम इनके मीनिंग को गैस करेंगे और समझेंगे। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi.
एक ओल्ड यानी पुरानी, टेल यानी स्टोरी, वंडरफुल, अमेजिंग, अद्भुत कहानी है। किसके बारे में है? पेंटर वू डाउजी के बारे में। हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी। और जो वू डाउजी वो कब था, कब पैदा हुआ था? 8th सेंचुरी में, यानी 8वीं शताब्दी में। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज ए लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द टैंग एम्परर ज़ुआनज़ोंग। उसकी लास्ट पेंटिंग, लास्ट क्यों है यह भी हम लोग देखेंगे। वो एक लैंडस्केप था। ये आप जो पैराग्राफ में साइड में मैंने वो पेंटिंग लगाई है वू डाउजी की, तो वो एक लैंडस्केप यानी एक सीनरी थी, कमीशन्ड बाय द टैंग एम्परर ज़ुआनज़ोंग, जो कि टैंग डायनेस्टी के एक एम्परर का मतलब सम्राट, और उनका नाम था ज़ुआनज़ोंग। उन्होंने उसको कमीशन किया था, इनॉग्रेट किया था, यानी फर्स्ट टाइम उन्होंने उस पेंटिंग को देखा था। टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल, और पेंटिंग कहाँ लगाई गई थी? जो एम्परर थे उनके पैलेस यानी उनके महल की दीवार में। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन। द मास्टर, मास्टर का मतलब वो मास्टर नहीं जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, यहाँ पर मास्टर का मतलब है हाईली स्किल्ड पर्सन, वो व्यक्ति जो कि अपनी कला में जो भी उसके पास में स्किल है उसमें वो एक्सपर्ट है, बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड पर्सन, चाहे कोई भी कला हो। तो यहाँ पर मास्टर कौन है? पेंटर। और पेंटर कौन है? वू डाउजी। उसने अपने इस पेंटिंग को एक स्क्रीन यानी पर्दे के पीछे छिपा रखा था। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि केवल एम्परर यानी सम्राट ही देख पाए, क्योंकि पैलेस में तो बहुत सारे लोग रहते हैं। फॉर ए लॉन्ग वाइल, फॉर ए लॉन्ग वाइल का मतलब आप लोग मीनिंग भी लिखते चलिए। फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत देर तक। जब एम्परर ने उस पेंटिंग को कमीशन किया, इनॉग्रेट किया, यानी उस पर से वो पर्दा हटाया, तो बहुत देर तक तो क्या किया एम्परर ने? फॉर ए लॉन्ग वाइल, एम्परर ने उसमें जो वंडरफुल सीन्स थे, ये सामने आपके पेंटिंग है पैराग्राफ के बगल में, तो उसके वंडरफुल यानी अमेजिंग सीन को एडमायर यानी उनकी तारीफ की। क्या क्या देखा? डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, की पेंटिंग में फॉरेस्ट भी हैं, हाई माउंटेन्स भी हैं, वाटरफॉल भी हैं, झरने भी हैं, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, और जो बादल हैं वो बड़े आसमान में तैर रहे हैं। इमेंस यानी ह्यूज, लार्ज। मैन ऑन हिली पाथ, और पहाड़ी रास्तों पर लोग भी दिख रहे हैं। बर्ड्स इन फ्लाइट, और चिड़िया उड़ रही हैं। लुक सायर, सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा सर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन। ये ध्यान से देखिए, फुट ऑफ द माउंटेन का मतलब है बॉटम ऑफ द माउंटेन। माउंटेन यानी पहाड़ जहाँ से ज़मीन से ऊपर उठता है वो जगह क्या कहलाती है? बॉटम ऑफ द माउंटेन। तो पेंटर वू डाउजी ने कहा कि सर, ये जो बॉटम ऑफ द माउंटेन है यहाँ पर एक केव यानी गुफा है, ड्वेल से स्पिरिट, और उस गुफा में एक स्पिरिट यानी आत्मा ड्वेल यानी रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने यानी वू डाउजी ने अपने हाथ से क्लैप यानी ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड, और जैसे ही ताली बजाई तो उस केव की यानी उस गुफा की एंट्रेंस, उसका दरवाज़ा खुल गया। गुफा कहाँ थी? पेंटिंग में थी। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, और जैसे ही केव का दरवाज़ा खुला तो केव इनसाइड यानी अंदर से स्प्लेंडिड यानी वंडरफुल थी, बहुत ही अद्भुत थी कि उनको शब्दों में तो कहा ही नहीं जा सकता। प्लीज लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे, वू डाउजी ने कहा। योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी ये राज दरबार की भाषा होती है, जहाँ पर कि राजा को रेस्पेक्टेड सर ना कह के क्या कहा जाता है? योर मेजेस्टी। तो वू डाउजी ने कहा योर मेजेस्टी, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड, इसके पहले कि एम्परर कौन था? ज़ुआनज़ोंग, वो अपनी जगह से हिल पाता या एक शब्द भी कह पाता, द पेंटिंग हैड वेनिश्ड फ्रॉम द वॉल, वो पेंटिंग ही दीवार से गायब हो गई। नॉट ए ट्रेस ऑफ वू डाउजीज ब्रश वाज लेफ्ट, और वू डाउजी के ब्रश
का कोई नामो निशान, यानी उसकी पेंटिंग का कोई नामो निशान नहीं बचा। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। और आर्टिस्ट यहाँ पे कौन है? वू डाउजी। उसको इसके बाद में कभी भी इस दुनिया में नहीं देखा गया। Such stories played an important part in China's classical education. Such stories, सच ऐसी कहानियाँ, कैसी कहानियाँ? जो अभी हमने वुडाउजी की पेंटिंग के बारे में पढ़ी, इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं ये चाइना की क्लासिकल का मतलब कन्वेंशनल, जो वहाँ के पारंपरिक एजुकेशन है, जो वहाँ की कल्चर, जो उनके एजुकेशन में जो कल्चर वाला पार्ट है, उसमें इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट को प्ले करती हैं। प्ले यानी कंट्रीब्यूशन होता है, इनका योगदान है इस तरह की कहानियों का चाइना की कन्वेंशनल एजुकेशन में। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगजी आर फुल ऑफ देम। जो कन्फ्यूशियस और ज़ुआंगजी ये चाइनीज़ फ़िलासफ़र हैं, तो इनकी किताबों में, यानी जो इनके जिन किताबों में इन्होंने अपने आइडियाज़ लिखे हैं, वो किताबें इस तरह की स्टोरीज से भरी हुई हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। और ये स्टोरीज़ देख इनके लिए आया, सच टाइप ऑफ स्टोरीज़। ये स्टोरीज़ जो मास्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो अपने डिसाइपल को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने फॉलोअर्स को यानी अनुयायियों को गाइड करते हैं, उनको सही दिशा दिखाने के लिए ये स्टोरीज़ बहुत मदद करती हैं। बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट मतलब अ शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी कहानी। इंसिडेंट, कोई भी घटना, उसको बोलते हैं एनेक्डोट। बियॉन्ड द एनेक्डोट they are deeply revealing of the spirit in which art was considered। तो जो ये स्टोरीज़ हैं ये एक मियर या केवल एक एनेक्डोट नहीं है, एक स्टोरी नहीं है, बल्कि ये आर्ट जो कला है उसको डीपली, उसकी जो आत्मा है, यानी उस कला के पीछे क्या मैसेज है, उसकी जो इनर ब्यूटी है उस कला की, उसकी जो मैसेज है उसको रिवील करती हैं, उसको शो करती हैं, उसको दिखाती हैं, उसको इंडिकेट करती हैं। कौन करती हैं? इस तरह की स्टोरीज़, जैसे ये वुडाउजी की पेंटिंग की स्टोरी है, इस तरह की स्टोरीज़ ये केवल एनेक्डोट नहीं है, ये केवल शॉर्ट स्टोरी नहीं है, बल्कि ये चाइना के जो कन्वेंशनल एजुकेशन है उसमें आर्ट को इंडिकेट करती हैं कि उसमें जो कला है, जो आर्ट है, वो कितनी गहराई तक छिपी हुई है। नाउ पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 में भी एक और एनेक्डोट है, और जो राइटर हैं वो एक यूरोपियन पेंटिंग की स्टोरी से उसको आपको कंपेयर करने के लिए, उसको कॉन्ट्रास्ट करने के लिए कह रही हैं। पहले हम लोग ये स्टोरी देखते हैं। Another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted। कि एक और चाइनीज पेंटर ने एक ड्रैगन को पेंट किया, यानी पेंटिंग बनाई, और उसने ड्रैगन की आई को पेंट नहीं किया, उसकी आंख को पेंट नहीं किया, फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। इस डर से कि ये पेंटिंग से ड्रैगन बाहर निकल कर आ जाएगा। ड्रैगन क्या होता है अभी हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे, और मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी इसके बारे में दूंगी। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। आपको दो स्टोरीज, दो एनेक्डोट राइटर ने बताई। फर्स्ट वन वुडाउजी और सेकंड ये ड्रैगन वाली। अब इन दोनों स्टोरीज को, इन दोनों पेंटिंग्स को यूरोपियन पेंटिंग से कंपेयर करने के लिए वो एक और पुरानी स्टोरी, पुराना एक एनेक्डोट आपको बता रही हैं। फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स। फ्लैंडर्स क्या है? ये एक वेस्टर्न यूरोप का जो पुराने समय में एक कंट्री थी, तो वो वहाँ की रहने वाली थी, और वहाँ पे एक जो स्टोरी पेंटिंग के लिए बताई जाती थी वो आपको बता रही हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग ड्रैगन के बारे में जान लेते हैं। ये सामने आप स्लाइड में ड्रैगन देख रहे हैं। दो तरह के ड्रैगन हैं, एक चाइनीज ड्रैगन और एक यूरोपियन ड्रैगन। दोनों के जो शेप हैं दोनों में डिफरेंस है। जो चाइनीज कल्चर में ड्रैगन्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रीचर्स। चाइनीज कल्चर में
ड्रैगन को बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, वेरी ऑस्पिशियस, लकी एंड दे कैन चेंज वेदर, बहुत ही शुभ माना जाता है। ये विंगलेस होते हैं। यहाँ पर यूरोपियन में देखिए कि यहाँ के ड्रैगन्स जो इनके विंग्स हैं, और जबकि जो चाइनीज ड्रैगन होते हैं ये विंगलेस होते हैं और सर्पेंटाइन क्रिएचर, सांप के जैसी इनकी आकृति होती है, बट दे आर एबल टू फ्लाई, लेकिन ये उड़ने में उड़ सकते हैं। मैजिकली थ्रो क्लाउड्स, यानी मैजिक से उड़ते हैं। तो इस तरह से ये चाइनीज ड्रैगन्स होते हैं। जबकि जो यूरोपियन ड्रैगन यानी जो वेस्टर्न ड्रैगन्स होते हैं, ट्रेडिशनली सीन एज इविल एंड मेलेवोलेंट क्रिएचर, बहुत ही इनको इविल होते हैं, यानी ये नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। इनके बड़े बड़े पंजे होते हैं और बैट यानी चमगादड़ जैसे पंख होते हैं, और देखने में ये कुछ कुछ कहना चाहिए कि जो लेजर्ड्स होती हैं, छिपकलियाँ होती हैं कि बहुत बड़ी जाइंट साइज की लेजर्ड्स जैसे दिखाई देते हैं। तो ये ड्रैगन जो कि एक पेंटिंग में, चाइनीज पेंटिंग में ड्रैगन की जो आई थी उसको पेंटर ने पेंट नहीं किया था कि वो उड़ के बाहर आ जाएगा। तो आगे देखते हैं एक यूरोपियन पेंटिंग को रिप्रेजेंट करने वाली स्टोरी। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प एक सिटी है नॉर्दर्न बेल्जियम में। बेल्जियम यूरोप में है। यदि आप यूरोप का मैप देखें तो उसमें बेल्जियम का देखिए, जहाँ पर कि एंटवर्प एक सिटी है। अ मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मैट्सिस फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर। वहाँ पर ब्लैकस्मिथ किसको कहते हैं? जो कि आयरन का यानी लोहे से संबंधित काम करता है, जिसको कि हम आम बोलचाल की भाषा में लोहार कहते हैं। तो उसका नाम था क्विंटन मैट्सिस। वो एक पेंटर की डॉटर को प्यार करने लगा। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। लेकिन फादर पेंटर था और वो नहीं चाहता था कि इस तरह का प्रोफेशन का मतलब कैरियर, वर्क, काम, इस तरह के काम करने वाला। कौन सा काम करने वाला? ब्लैक स्मिथ का, यानी आयरन से रिलेटेड काम करने वाला जो है उसको अपना सन इन लॉ का मतलब दामाद, वो बनाना नहीं चाहता था। सो क्विंटन sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel। तो क्विंटन ने क्या किया कि वो उसके जो पेंटर था, पेंटर के स्टूडियो यानी जो उनका पेंटिंग रूम था, उसमें स्नीक का मतलब है कि उसके अंदर गया, एंड पेंटेड ए फ्लाई, और उसमें एक फ्लाई यानी एक मक्खी को पेंटिंग करके बना दिया। कहाँ पे बनाया? ऑन हिज लेटेस्ट पैनल यानी जो पेंटर का आपने देखा जिस पर वो पेंटिंग करता है, तो एक फ्रेम बना रहता है जिस पर कि उसका कैनवस लगा रहता है। तो उस कैनवस पर, उस पैनल पर उसने एक फ्लाई को बना दिया विथ सच डेलिकेट रियलिज्म। और कैसे बनाया? सच डेलिकेट रियलिज्म का मतलब वास्तविकता, और डेलिकेट यानी बहुत ही फाइन। इतना उसने ब्यूटीफुली उस फ्लाई को पेंट किया कि वो एकदम रियल लग रही थी। यानी एक पेंटिंग वाली फ्लाई और एक रियल फ्लाई में एक बहुत ही डेलिकेट सा डिफरेंस था। ये कहलाता है डेलिकेट रियलिज्म। दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। कि मास्टर मतलब जो वो पेंटर था, उसने इस फ्लाई को स्वेट करने का, यानी एक किसी भी ऑब्जेक्ट से यानी बैट से या किसी से भी इस फ्लाई को मारने की कोशिश की, उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसको फिर पता चला कि व्हाट हैड हैपेंड, कि एक्चुअल में क्या हुआ। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। और जो क्विंटन था उसको पेंटर ने अपने स्टूडियो में अप्रेंटिस यानी ट्रेनी या लर्नर के तौर पर रख लिया। He married his beloved and went on to become one of the most famous painter of his age। और उसने जो पेंटर की डॉटर से शादी कर ली और अपने समय का ऑफ हिज एज यानी अपने समय का वो बहुत ही फेमस पेंटर बन गया। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve। हमारे सामने दो स्टोरी हैं, वन इज वुडाउजी एंड ड्रैगन एंड सेकंड इज ब्लैकस्मिथ वाली। दोनों क्या बताती है कि आर्ट किस फॉर्म में होती है और वो क्या अचीव करना चाहती है। और परफेक्ट क्या अचीव? ए परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप। तो यूरोप में
जो पेंटिंग्स हैं, जो आर्ट है, वो किस तरह की है? इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। इल्यूजनिस्टिक यानी 3 डायमेंशनल आर्ट। अभी हम जब उस फ्लाई को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो यूरोपियन पेंटिंग्स होती हैं वो 3 डायमेंशनल आर्ट, वो बिल्कुल देखने में कोई भी उसमें चेंज नहीं लगता, जैसे कि वो एक्चुअल होती हैं, सिमिलर होती हैं, बिल्कुल वो जो रियल होती हैं वो। जबकि जो यूरोप द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट, जबकि जो एशियन चाइनीज पेंटिंग्स होती हैं वो किसको डिपिक्ट करती हैं? इनर लाइफ को। वो जैसी चाइनीज पेंटिंग में आपने देखा कि वो जो दिखाई दे रहा है दैट इज नॉट द रियलिटी ऑफ दैट पेंटिंग। उस पेंटिंग में जो व्यूअर्स हैं उनको उसके अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाने का मतलब उसमें जो कुछ भी मीनिंग छिपा हुआ है, जो उस पेंटिंग का मैसेज है, उस मैसेज को समझने के लिए उनको उसमें ट्रैवल करना पड़ता है, उसमें उनको अपने माइंड को इन्वॉल्व करना पड़ता है। In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter. 15th सेंचुरी में अब जो राइटर हैं वो हमको एक और यूरोपियन पेंटिंग के लिए एक अनेक्डोट सुना रही हैं। दैट इज वो किस कंट्री का है? बेल्जियम। बेल्जियम में एक सिटी है जिसका नाम है एंटवर्प। वहाँ पर एक मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मैट्सिस, वहाँ पर एक ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ का मतलब होता है जो कि आयरन का काम करता है, उसका मास्टर यानी वो उस कला में पारंगत, कुशल। और जो ब्लैक स्मिथ को हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? लोहार। तो वो एक ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम था क्विंटन मैट्सिस, और वो एक पेंटर की डॉटर को चाहने लगा। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब वर्क, काम, कैरियर यानी व्यवसाय। तो जो पेंटर था, फादर कौन था? पेंटर। उसको ये पसंद नहीं था कि वो किसी भी ब्लैक स्मिथ को, लोहार को अपना सन इन लॉ यानी दामाद बनाए। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो। तो क्विंटन ने क्या किया कि वो पेंटर के स्टूडियो में पहुंचा। स्टूडियो ने पेंटिंग रूम में पहुंचा वो, और वहां पर उसने पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। जो वो लेटेस्ट यानी जिस पर वो पेंटर पेंटिंग कर रहा था, पैनल यानी वो जो फ्रेम था, वहां पर जाकर उसने एक फ्लाई यानी एक मक्खी की पेंटिंग बना दी विथ सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। और इतना डेलिकेट रियलिज्म, डेलिकेट रियलिज्म का मतलब, डेलिकेट का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ आर्ट दैट मेक्स इट सीम रियल, कि वो क्वालिटी कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही का दिखने लगे। यानी जो वो फ्लाई थी वो पेंट वाली फ्लाई नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि एक सही की मक्खी बैठी हुई है। और उस पेंटर ने उसको स्वेट करने का, यानी उसको किसी भी बैट से या किसी भी और ऑब्जेक्ट से मारने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसको पता चला कि ये जो फ्लाई है ये तो पेंट से, कलर से बनाई गई है। क्विंटन was immediately admitted as an apprentice into his studio। और क्विंटन ने को उसने अपने स्टूडियो में अप्रेंटाइज यानी एक हेल्पर के लिए, ट्रेनी के लिए या लर्नर के तौर पर रख लिया। He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age। और उसने पेंटर की डॉटर से शादी कर ली और वो अपने समय का एक बहुत ही फेमस पेंटर बन गया। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve। अब हम लोगों के सामने दो स्टोरीज हैं, वन वुडाउजी एंड ड्रैगन वाली, एंड सेकंड ये ब्लैक स्मिथ वाली जिसमें उसने एक फ्लाई यानी एक मक्खी को पेंट किया। दोनों ही स्टोरी क्या बताती हैं कि जो पेंटिंग है वो क्या अचीव करना चाहती है। जो चाइनीज पेंटिंग में हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट उस पेंटिंग में दिख रहे थे वो वैसे नहीं थे, उसमें एक इनर मीनिंग था। और यहाँ पर जो फ्लाई है वो जैसी थी वैसी ही पेंटर के द्वारा बनाई गई। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप। जो यूरोप की यूरोपियन पेंटिंग्स होती हैं उसमें
पूरा एक लाइकनेस होती है। किससे लाइकनेस, समानता किससे होती है? जो ऑब्जेक्ट है जिसकी पेंटिंग बनाई गई है वो पेंटिंग वैसी के वैसी सिमिलर दिखाई देती है। जबकि द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, जो एशियन पेंटिंग्स, जो चाइनीज पेंटिंग्स होती हैं, उनमें जो पेंटिंग होती है उनके अंदर एक मैसेज रहता है। वो जो कुछ भी उनमें कलर कॉम्बिनेशन या जो भी ड्राइंग है वो उनका मकसद नहीं होता है। जो उनका एसेंस, जो सार होता है, वो उस पेंटिंग में अंदर तक उसको समझने में, उसका व्यू पॉइंट जानने में होता है। और हम लोग स्लाइड में देख रहे हैं एक हाउस फ्लाई, जो यूरोपियन पेंटिंग को बतलाने के लिए राइटर ने, एक ब्लैक स्मिथ जिसका नाम क्विंटन मैट्सिस था, उसने पेंटर के कैनवस पर, पैनल पर पेंट की। तो ये जो फ्लाई है ये बिल्कुल जैसी फ्लाई है वैसी ही दिख रही है, इसलिए इसके लिए क्या यूज किया गया? डेलिकेट रियलिज्म, यानी रियलिटी से और पेंटिंग में एक डेलिकेट सा डिफरेंस है, बहुत ही माइनर, लगभग नहीं के बराबर अंतर है। इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, यानी जो ये पेंटिंग है, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसकी पेंटिंग बनाई गई है और ये जो पेंटिंग है, दोनों में बिल्कुल सिमिलरिटी है। देयर इज नो अदर हिडन मीनिंग इन दिस painting. That's why the writer uses phrase delicate realism and illusionistic likeness.